गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था और डायग्राम में दिखाया था कि ए क्रॉस बी वर्टिकली अपवर्ड है और बी क्रॉस ए वर्टिकली डाउनवर्ड है। कब? जब ए और बी हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। ये था और ये बी था, तो ए क्रॉस बी ये था और बी क्रॉस ए नीचे था। यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। और तुम्हें पता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से एक भी क्वांटिटी डिफरेंट हो तो वो वेक्टर सेम नहीं होता। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ सेम है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है मतलब एक दूसरे से कैसे रिलेट हो रहा है? माइनस साइन से। ए क्रॉस बी मैंने डायग्राम में दिखाया था वर्टिकली अपवर्ड और बी क्रॉस ए दिखाया था वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैं कह सकता हूं इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा तो इसका डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो मैं नेगेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये लिख देता हूं, माइनस ए क्रॉस बी। दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर इसी वेक्टर को मैंने ये लिखा है ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं हम लोग। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दोनों इक्वल कब होता है? जब एक दूसरे के साथ नेगेटिव साइन लगेगा। इसमें नेगेटिव लगा दो या इसमें नेगेटिव, तो ए क्रॉस बी। अच्छा, यहां से इक्वल नहीं है तो याद करो डॉट में था ए डॉट बी और बी डॉट ए को सेम लिख रहा था। इसीलिए बोला था मैंने कि डॉट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है लेकिन क्रॉस कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो यहां प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी तो यही है, मतलब क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे डॉट में डिस्ट्रीब्यूटिव किए थे, ए क्रॉस लैम्डा 1b प्लस, ये माइनस से भी सेपरेट हो सकता है, लैम्डा 2c। ए को मैं क्रॉस कर रहा हूं इस वेक्टर से, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ए को इससे क्रॉस कर रहा हूं, मतलब ए को इससे क्रॉस कर रहा हूं और ए को इससे क्रॉस कर रहा हूं। तो इससे क्रॉस करूंगा ए को, तो लैम्डा 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं पहले लिख लूंगा, और ए का क्रॉस होगा बी से, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है ये। ए का क्रॉस होगा बी से, ए का क्रॉस होगा बी से। याद करो, पहले ए लिखूंगा तब बी लिखूंगा, क्योंकि पहले ए है तब बी है, और आगे पीछे करने से नेगेटिव साइन लग जाता है क्रॉस में। इसलिए ये ध्यान रखना, पहले ए तब बी है, इसलिए ए क्रॉस बी। फिर जो भी सिंबल से सेपरेट हो प्लस या माइनस से, इसका कांस्टेंट है लैम्डा 2 और क्रॉस होगा ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट में ये एक साथ। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
अब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, तो इक्वल कैसे होता है? ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए से इक्वल करना है तो माइनस साइन लगा दो। अब दोनों इक्वल, क्योंकि इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी की तरफ होगा। बी क्रॉस ए नीचे, माइनस बी क्रॉस ए ऊपर, और ए क्रॉस बी तो ऊपर था ही, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो ए क्रॉस बी को आगे पीछे करके लिखेंगे क्रॉस में तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, ये ध्यान रखना। याद करो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था I क्रॉस J इक्वल टू के, J क्रॉस K इक्वल टू I, K क्रॉस J इक्वल टू J क्रॉस K क्रॉस I, K क्रॉस I इक्वल टू J। ये मैंने x y z को पॉजिटिव x की तरफ I कैप, पॉजिटिव y की तरफ j कैप, पॉजिटिव z की तरफ k कैप, इससे मैंने ये एक्सप्लेन किया था तुम्हें। इसको एक तो मैंने एक्सप्लेन किया, और इसको याद रखना भी बहुत इजी है कि I क्रॉस j k होगा, j क्रॉस k I होगा, k क्रॉस I j होगा। इसको मैं याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तुम एक सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ, और सर्कल में I J K एंटी क्लॉकवाइज में लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I J K एंटी क्लॉकवाइज में। अब देखो तो I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J, K क्रॉस I J। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये याद नहीं रहता तो तुम, बेहतर तरीका ये है कि तुम साइड में तुरंत एक सर्कल बनाओ, I J के एंटी क्लॉकवाइज में लिखो, और फिर I क्रॉस J, K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। इस तरह से तुरंत ये लिख सकते हो। तो इस ट्रिक का यूज करके तुम तुरंत ये सब लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं K क्रॉस J तो माइनस I, J क्रॉस I माइनस K, I क्रॉस K माइनस J। वो तो यहां से भी पता चल रहा है, अगर J क्रॉस I करेंगे तो I क्रॉस J इक्वल टू माइनस J क्रॉस I, तो J क्रॉस I करने से माइनस K बन जाएगा। इसको उल्टेंगे तो निगेटिव साइन आएगा, उस निगेटिव को यहाँ ले आओ। इसको उल्टेंगे तो निगेटिव आएगा, उस निगेटिव को इधर ले आओ। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ J क्रॉस I क्या होने जा रहा है? माइनस K, K क्रॉस J क्या होने वाला है? माइनस I, और I क्रॉस K क्या होने वाला है? माइनस J। तो ये बहुत अच्छे से याद रखेगा, सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए I J K, इसके बेसिस पर ये भी लिख देंगे, ये भी। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे निगेटिव आएगा। तो इस तरह से तुम ये लिख सकते हो। अब मैं दो वेक्टर, वो दो वेक्टर 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, उसका मैं क्रॉस करना सिखाता हूं तुम्हें। जैसे मैंने डॉट सिखाया था, तो याद करो डॉट फाइनली बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि डॉट में I के कोफिशिएंट को I के साथ, J के कोफिशिएंट को J के साथ, और K के कोफिशिएंट को K के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। तो बहुत आसानी से डॉट फाइंड किया था। लेकिन क्रॉस डॉट के रिलेटिव टफ है, यहाँ पर प्रोसेस से ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। अगर है भी शॉर्टकट मेथड तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है। तो पहले तो मैं
बेसिक मेथड से क्रॉस करना सिखाता हूं दो वेक्टर का, और दोनों वेक्टर में 3 डायमेंशनल लेता हूं। कैसा? लेट a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और b इक्वल टू बी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अपने को फाइंड करना है a क्रॉस b, ये फाइंड करने के लिए बोले। तो पहले तो दोनों a क्रॉस b लिखता हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को बारी बारी, इसको इससे इन तीनों को क्रॉस करूंगा, फिर इससे इन तीनों को क्रॉस करूंगा, फिर इससे इन तीनों को क्रॉस करूंगा। तो इसका इससे, तो ax bx स्केलर क्वांटिटी को तो पहले कर लेता हूं, i क्रॉस i प्लस ax by i क्रॉस j, फिर ax bz i क्रॉस k। उसी तरह से इस बार अब इससे इन तीनों को ay bx j क्रॉस i प्लस ay by j क्रॉस j ay bz j क्रॉस k प्लस इसका इन तीनों से az bx k क्रॉस i, फिर इसका इससे az by k क्रॉस j az bz k क्रॉस k। याद करो, i क्रॉस i j क्रॉस j k क्रॉस k 0 होता था, 0 0 0। अब मैं लिखने जा रहा हूं i क्रॉस j, ये होता है k, i क्रॉस k क्रॉस i j होता था। तुम ये करके देख लो, i j k i क्रॉस k क्लॉकवाइज चल रहा हूं, माइनस j, तो ये बनेगा माइनस j क्रॉस i माइनस k, j क्रॉस k i, k क्रॉस i j, k क्रॉस j क्लॉकवाइज चल रहा हूं, माइनस i वाला देखो तो कौन कौन है, ये है माइनस साइन के साथ, और i कहाँ है, यहां है प्लस साइन के साथ। दिस क्या बन जाएगा, ay bz माइनस az by i कैप प्लस j वाला कितना, j वाला यहां है माइनस j है, और यहां प्लस j है। ये कितना बनेगा, az
बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। के वाला कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, माइनस के है प्लस के है। इधर लिख देता हूं के वाला, प्लस क्या है यहां मैं लिखता हूं, कहाँ था, ये है और ये है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस आई कैप, दिस जे कैप और दिस के कैप। ये आया, ये तो हुआ बेसिक मेथड से। अब मैं इससे एक इजी मेथड सिखाता हूं तुम्हें। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। अगर सिर्फ दो ही वेक्टर होता, टू डायमेंशनल वेक्टर दोनों होता, तो और आसानी से तब कर सकते थे इस मेथड से। लेकिन जब थ्री डायमेंशनल वेक्टर है तो इस मेथड से मत किया करो। ये तो एक मेथड है ही, इससे मैं इजी मेथड सिखाता हूं। जब थ्री डायमेंशनल वेक्टर रहे, टू डायमेंशनल रहे तो ऐसे तुम चल सकते हो। तो मैं एक सेकंड मेथड सिखाता हूं, रिजल्ट रहने देता हूं ताकि मैं दिखा सकूं कि जो किया है वही है। तो मैं रिजल्ट को रब नहीं कर रहा। अब वो मेथड क्या है, एक मैथमेटिक्स होता है। पहले मैं एक मैथमेटिक्स सिखाता हूं, क्वेश्चन तो यही रहने देता हूं। मैथमेटिक्स का नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये क्या होता है, कुछ लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं जो, उनको मैं सिखा रहा हूं। सपोज ऐसे है, एक्स वाई जेड, ए बी, x1 y1 z1, x2 y2 z2। मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, x y z, x1 y1 z1, x2 y2 z2। इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। ये है रो, तीन रो, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रो और वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम, कॉलम। तो रो, ये है रो और ये है कॉलम। कॉलम शायद ओ नहीं होगा, कॉलम। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रो का पहला टर्म, रो का पहला टर्म
ये देखो तो मैं x लेता हूं, ये x लिया तो रो का और दोनों टर्म क्या है, ये है, और इसका कॉलम का टर्म ये है। x लिख रहा हूं मैं, x। इसको कैसे सॉल्व करते वो मैं सिखा रहा हूं। x लिया तो इसका रो का टर्म और इसका कॉलम का टर्म को कैंसिल मानो, मान लो कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो अब कितना बचा टर्म, ये 4 बचा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y1 z2 माइनस z1 y2, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, y1 z2 माइनस z1 y2, इस तरह से लिखते हैं। x का हो गया, अब मैं y का करूंगा। पहले रो का पहला टर्म लिया, फिर पहले रो का दूसरा टर्म लूंगा, इसका काम खत्म हो गया। अब मैं इसको हटा लेता हूं, अब मैं दूसरा टर्म लेता हूं, फिर से रो खत्म करो और कॉलम खत्म करो। ये y लिया तो इसका रो वाला टर्म और इसका कॉलम वाला टर्म खत्म करो। अब कौन सा बचा, ये वैसे ही। अच्छा, यहां पर प्लस किया, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, फिर इसके लिए प्लस, प्लस माइनस y, और फिर से वैसे ही x1 z2 माइनस z1 x2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्रॉस किया माइनस इसको क्रॉस किया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, प्लस माइनस प्लस z कितना, इस बार क्या करूंगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल करूंगा, तो रो कॉलम कैंसिल, तो बच गया क्या, ये चारों टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 y2 माइनस y1 x2, ये हुआ डिटर्मिनेंट। इसी से मैं, इसी मैथमेटिक्स का यूज करके मैं इसका क्रॉस करूंगा। अब मैं सिखा रहा हूं, इसी में मैं कर देता हूं, या फिर मैं इसे हटा देता हूं। मैथमेटिक्स तो तुम्हें क्लियर हो गया कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं क्रॉस करता हूं, मुझे क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B, तो ये कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, बना दिया। यहां पर I J K अपने मन से लिख लेते हैं, I J K, यहां भी कुछ लिखना है, यहां भी कुछ लिखना है, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम बनते हैं। यहां तो मैंने अपने मन से I J K लिखा, यहां क्या लिखूंगा, पहला वेक्टर है मेरा A, तो यहां पर A वेक्टर का x कंपोनेंट, A वेक्टर का y कंपोनेंट, A वेक्टर का z कंपोनेंट, A वेक्टर का x कंपोनेंट, A वेक्टर का y कंपोनेंट, A वेक्टर का z कंपोनेंट, फिर B वेक्टर है, B वेक्टर का x कंपोनेंट, B वेक्टर का y कंपोनेंट, B वेक्टर का z कंपोनेंट, Bx By Bz। अगर B पहले होता, A बाद में होता, तो यहाँ पर B का कंपोनेंट लिखते हैं, यहाँ पर A का कंपोनेंट लिखते हैं, ये ध्यान रखना।
तो ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट में कैसे अरेंज करते हैं, पहले आई जे के लिख लो पहला रो में, दूसरा रो में पहला वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट, तीसरे रो में दूसरे वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट, आई के सामने आई का कोफिशिएंट, जे का सामने जे का कोफिशिएंट, के सामने के का कोफिशिएंट। अब डिटर्मिनेंट करने आता है, पहला टर्म लूंगा आई, क्रॉस मल्टीप्लाई ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। देख लो ये तुरंत मैच कर गया, आंसर ही आ गया। ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई माइनस साइन के साथ आई। तो देख लो एक स्टेप में आ रहा है, कुछ नहीं करना है अपने को। प्लस यहां पर मैं माइनस करूंगा ना, प्लस माइनस इस बार ये लिया तो इसका रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। इसका भी देखो तो यहां पर प्लस जे, यहां पर माइनस जे, यहां पर प्लस जे, यहां पर प्लस जे, यहां पर माइनस जे। लेकिन देख लो यहां पर और यहां पर दोनों अपोजिट है। ए जेड बी एक्स माइनस साइन के साथ, यहां प्लस साइन के साथ, ए एक्स बी एक्स प्लस साइन के साथ, ए एक्स बी जेड माइनस साइन के साथ। अगर मैं माइनस बाहर ले आऊंगा तो माइनस माइनस प्लस और यही चीज बन जाएगा ये। तो तुम इसको इस फॉर्मेट में लिखो या फिर माइनस बाहर करके इस फॉर्मेट में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही है। तो दोनों चीज एक ही है, यहाँ ये माइनस यहाँ ये प्लस है, तो यहाँ पर ये उल्टा हुआ है, देख लो। तो जे वाला भी हो गया प्लस के वाला, के वाला करूंगा तो रो और कॉलम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। देख लो वही चीज है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो डिटर्मिनेंट से एक स्टेप में क्रॉस कर सकते हैं हम लोग, बस इसको कैसे करते हैं ये आना चाहिए। तो तुम्हें डिटर्मिनेंट अगर आता है तो तुम क्रॉस बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो कोशिश करो कि अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर रहे तो तुम क्रॉस फाइंड किया करो डिटर्मिनेंट मेथड से। जिसका क्रॉस करना हो एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना, ए क्रॉस बी आई जे के, ए का एक्स वाई जेड का कंपोनेंट, बी का एक्स वाई जेड का कंपोनेंट, और इस तरह से यूज कर लेना। तो बहुत ही इजीली एक स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यहीं से अगर मुझे बोले कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ए क्रॉस बी तो अपने को पता ही है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे करते थे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट कितना, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड का होल स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट। मैं माइनस अंदर कर देता हूं, तो इसको पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा।
AZ BX माइनस AX BZ का होल स्क्वायर। हालांकि पहले किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायरिंग है, नेगेटिव का भी स्क्वायरिंग करोगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, प्लस इसका स्क्वायरिंग AX BY माइनस AY BX का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया क्रॉस का मैग्नीट्यूड। तो तुम्हें कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ दे दे, सपोज इसी को न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, टू आई कैप 3J कैप 4K कैप I माइनस जे प्लस 2K कैप, इस तरह से, और पूछे कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बताओ, एग्जैक्टली सेम मेथड करेंगे। 2 3 4 1 -1 J का कोफिशिएंट -1 बोल सकते हैं हम लोग, J का कोफिशिएंट -1, K का कोफिशिएंट 2, और फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, क्रॉस फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड क्रॉस का पूछे तो मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने क्रॉस करना और उसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया। एक क्वेश्चन और एक टाइप का आता है, अगर मैं तुमसे पूछूं A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C, अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्रॉस ये लिखना सही है या ये लिखना सही है या दोनों सही है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। A डॉट B क्रॉस C ब्रैकेट में, यहां मैंने A डॉट B को एक साथ रखा है और यहां मैंने B क्रॉस C को एक साथ रखा है और डॉट को अलग रखा है, यहाँ पर क्रॉस को अलग रखा है, डॉट को एक साथ रखा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये लिखना वैलिड है या ये लिखना वैलिड है, या दोनों वैलिड है या दोनों नॉट वैलिड है लिखना। तुम वीडियो पॉज करना और सोचना कि कौन वैलिड है कौन नहीं वैलिड है। अच्छा, मैं इतना बता देता हूँ कि इसमें से एक वैलिड है एक वैलिड नहीं है, तो तुम ये जज करो कि कौन सा लिखना वैलिड है कौन सा लिखना नहीं वैलिड है। वीडियो पॉज करना और सोचना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां से देखो तो ये क्वांटिटी स्केलर है, डॉट तो स्केलर होता है ना, डॉट स्केलर होता है, तो स्केलर को कभी क्रॉस नहीं करते वेक्टर से, स्केलर को वेक्टर से क्रॉस नहीं करते, वेक्टर को वेक्टर से क्रॉस करते हैं। और ये तो स्केलर है, स्केलर को वेक्टर से क्रॉस नहीं करते, इसलिए ये लिखना वैलिड नहीं है। ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर को वेक्टर से मैं डॉट कर सकता हूं, लेकिन मैं स्केलर को वेक्टर से क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए ये लिखना वैलिड है, ये लिखना वैलिड नहीं है। और लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि अगर याद करो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो, सपोज ये वेक्टर A, ये वेक्टर B और ये वेक्टर C
सी को मैं इधर दिखा रहा हूं, समझना ऐसे है। तो दो का क्रॉस देखो, तो सी और ए का क्रॉस, सी और ए बोर्ड के प्लेन में है, तो सी क्रॉस ए या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। सी क्रॉस ए ऊपर या नीचे, क्लियर है? सी क्रॉस ए, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए बी के पैरेलल है, ये मैं बोल सकता हूं। या फिर एंटी पैरेलल भी बोल सकता हूं। सी क्रॉस ए ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ए क्रॉस सी या सी क्रॉस ए, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसको सी और किसको ए ले रहे हो। हालांकि मैंने इसको ए बोला, इसको सी बोला है। तो सी क्रॉस ए या ए क्रॉस सी बी के या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि क्रॉस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने डॉट का सिखाया था कि डॉट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, प्रोजेक्शन। एक वेक्टर का दूसरे के एलॉन्ग प्रोजेक्शन होता है डॉट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। वैसे ही क्रॉस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये मैं सिखाने जा रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मैं दो वेक्टर लेता हूं। वेक्टर ए और वेक्टर बी। मैं देखो तो दोनों का टेल टेल मिला हुआ है, टेल टेल मिला हुआ है, तो दोनों का रिजल्टेंट मैं पैरेललोग्राम लॉ से ड्रॉ करता हूं। पैरेललोग्राम, हेड टेल मिला रहा था तो ट्राइंगल से, टेल टेल मिला हुआ है इसलिए पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम के लिए इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल यहां से, और दोनों के मुझे रिजल्टेंट नहीं दिखाना है। रिजल्टेंट अगर दिखाना होता तो मैं यही दिखाता। अब ध्यान देना, मैं इसका नाम देता हूं ओ पी क्यू आर। मैं क्या करना चाहता हूं, इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना चाहता हूं। पैरेललोग्राम का एरिया, तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और देखो तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सेम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया बोलो या इस ट्राइंगल का डबल एरिया बोलो, बात एक ही है। इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू पैरेललोग्राम का एरिया। तो मैं इस ट्राइंगल का डबल एरिया कर दूंगा तो पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। वही मैं लिखने जा रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन पैरेललोग्राम? ओ पी क्यू आर। ये कैसे आएगा, इस ट्राइंगल का एरिया का डबल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर। सही है ये, इस ट्राइंगल का डबल एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया। सपोज ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं मान रहा हूं,
खुद से। अगर मैं इसे थीटा कहा तो देखो तो कंपोनेंट तुम लिखना जानते हो। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो ये b cos थीटा कंपोनेंट बनेगा और ये b sin थीटा बनेगा। नहीं तो तुम राइट एंगल ट्राइंगल से भी देख सकते हो। इस ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन से रिलेशन करोगे तो ये तुम्हारा आएगा b sin थीटा, ये आएगा। वेक्टर से देख लो, b का कंपोनेंट b cos थीटा, b sin थीटा, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, दोनों में रिलेशन करो। अब देखो तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं ऐसे लिखना चाहता हूं। ट्राइंगल का एरिया लिखते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब ए का मैग्नीट्यूड और हाइट कितना b sin थीटा। ट्राइंगल का एरिया कितना, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, क्योंकि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। तो यहां देखो तो क्रॉस का, दो वेक्टर का क्रॉस ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है, a और b का क्रॉस का मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, a क्रॉस b से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया। a क्रॉस b, दो वेक्टर का क्रॉस क्या बता रहा है, इन दोनों का, दो वेक्टर का मैं क्रॉस कर रहा हूं तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया। उससे बनने वाला में दोनों साइड कैसा है, दोनों एडजेसेंट साइड है, मतलब दोनों अगल बगल का साइड। ये नहीं कि एक साइड ये ले लूंगा, एक साइड ये ले लूंगा, क्योंकि दोनों तो एक ही हो जाएगा। एडजेसेंट साइड, बगल वाला, चाहे ये बोलो या ये बोलो। तो पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड अगर तुम्हें पता है तो उन दोनों का अगर क्रॉस कर दोगे और उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, मतलब उससे बना पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड हो जाएगा तुम्हें। फाइनली मैं कंक्लूड कर रहा हूं अब इसको कि दो वेक्टर का क्रॉस का मैग्नीट्यूड उससे बने पैरेललोग्राम का एरिया बताता है। मतलब ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है, ये एरिया, किसका एरिया, इन दोनों से बना हुआ पैरेललोग्राम का। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, a क्रॉस b से तो पैरेललोग्राम का आ रहा था, हाफ कर दो तो ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। अब क्रॉस को यूनिट वेक्टर से रिलेट करके, क्रॉस को यूनिट वेक्टर से रिलेट करके एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता। तो तुम ये बात समझ जाओ जो अभी मैं सिखाने वाला हूं, यही बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें बोल देगा कि तुम्हारे पास दो वेक्टर है a और b, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर हो सकता है। तुम्हारे पास दो वेक्टर है, क्वेश्चन क्या बोलेगा, फाइंड यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर तुमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो उसका डायरेक्शन किधर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो अपने को पता है यूनिट वेक्टर का 1 होता है। परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये क्वेश्चन हो गया। जिधर भी तुम्हें यूनिट वेक्टर चाहिए, सबसे पहले तो उधर एक वेक्टर मालूम होना चाहिए। जिधर भी यूनिट वेक्टर चाहिए, तो तुम्हें किधर यूनिट वेक्टर चाहिए, इसके और इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर तुम्हें कोई वेक्टर मालूम है क्या? अगर गिवन है तो ठीक है, और नहीं तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ तो गिवन नहीं है, मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो ए और बी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर तुम लिखना जानते हो, सिखा दिया मैंने। ए और बी का परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी, याद करो क्रॉस करते हैं दो वेक्टर का, तो उसके दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। मतलब इसी डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो जिसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछे वो वेक्टर लिखो और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो क्या बन गया? अब मैं इसको बता सकता हूं कि ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैं इसका नाम दे देता हूं यू कैप, और लैंग्वेज में लिख देता हूं ये है क्या, ये है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि किसी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर तुम्हें यूनिट वेक्टर बोले, तो उन दोनों का परपेंडिकुलर एक वेक्टर लिख लो और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो यूनिट वेक्टर तुम्हें मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये कैसे, क्या है ये, क्या फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, ये क्वेश्चन है। तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसको अगर ना समझ में आए तो बार बार रिपीट करना कि ये मैंने क्या फाइंड किया है। अच्छा, दो क्वेश्चन में डॉट से करता हूं। डॉट प्रोडक्ट से दो टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आते हैं। हालांकि अभी ना भी सीखो वो तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। कैसा क्वेश्चन रहता है, तुम्हें आगे वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ाया जाएगा तो तुम्हें बताया जाएगा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डॉट का डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन बोलते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है कि क्वेश्चन में तुम्हें बता भी दे, लेकिन क्वेश्चन में जनरली बताता नहीं है। तो आगे तुम्हें जब वर्क डन पढ़ाया जाएगा तो ये सिखाया जाएगा कि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन तुम्हें बता देगा, फोर्स वेक्टर में दे देगा, मान लो I प्लस जे प्लस 2k। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट भी दे देगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन बताओ। तो तुम्हें जब तक के वर्क डन का फार्मूला नहीं पता रहेगा तब तक तुम कैसे वर्क डन बताओगे। लेकिन जैसे ही मैं बता दिया कि वर्क डन दोनों का डॉट होता है तो तुम बहुत आसानी से वर्क डन बता दोगे। दोनों का डॉट कर दो, 1 × 2
1 इंटू 3, 2 इंटू 4। अगर ये न्यूटन में है और ये मीटर में है तो ये जूल में आंसर होगा। वर्क डन। वैल्यू लिख देंगे 8, 3, 11, 13 जूल। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और डॉट का कुछ क्वेश्चन बताता हूं। पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। तो कभी भी फोर्स और वेलोसिटी दे दे और तुमसे पावर पूछ ले, ये पावर मैंने लिखा है, तो दोनों को डॉट कर दो तो यहां से पावर भी तुम्हें निकल जाएगा। हालांकि ये फॉर्मूला पावर में सिखाया जाएगा, लेकिन तुम्हें वेक्टर में इसलिए क्वेश्चन तुम्हें मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन क्योंकि डॉट का क्वेश्चन है। तो बेहतर होता कि क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होना चाहिए था कि ये फार्मूला तुम्हें बता देना चाहिए कि पावर का फार्मूला फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि तुम अभी से ये नहीं जानते। डॉट तो जानते हो लेकिन ये नहीं जानते कि पावर का फार्मूला ये होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आना चाहिए कि पावर का फार्मूला फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा देता नहीं है, इसलिए मैंने फार्मूला बता दिया। अच्छा, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जो देता है, देखो तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, लेकिन कहीं कहीं पर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं देता, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ता है। कैसे फाइंड करते हैं वो बताता हूँ। बोल देगा कि कोई पार्टिकल x1, y1, z1 से a पॉइंट से b पॉइंट चला गया, जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं? फाइनल x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस i कैप, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस j कैप, z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखते हैं। तो कभी बोल दे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट चला गया तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखेंगे। अब ऐसा क्यों लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा क्यों लिखते हैं, ये मैं सिखा रहा हूं। इसको पढ़ते हैं एक टॉपिक में जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ये कोई वेक्टर है, ए बी वेक्टर, इसको मैं ए बी वेक्टर बोल सकता हूं, बी ए वेक्टर नहीं बोल सकता, ए बी वेक्टर। सपोज इस वेक्टर का नाम ए है तो ए बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए। ये जो तुम पहले से जानते हो, ए बी वेक्टर और इस वेक्टर का नाम ए है। इसको पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, किसी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, और पोजीशन वेक्टर को जनरली स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, ए बी वेक्टर को और क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हेड का पोजीशन टेल के रिस्पेक्ट में इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए।
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे भी बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, पोजीशन वेक्टर को आर से लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये लिखते हैं। कैसे पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए वेक्टर बोलो या ए बी वेक्टर बोलो। तो किसी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब रिस्पेक्ट ओरिजिन हो, जब वेक्टर का टेल ओरिजिन हो, वेक्टर का टेल ओरिजिन हो, तो इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन भी लिखते हैं। लेकिन अगर ओरिजिन ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। किसके रिस्पेक्ट में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ मतलब अंडरस्टूड है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, मतलब आर ए लिखा हूं मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। तो ये समझना है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, नहीं लिखे इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो, तो अगर कोई पॉइंट है ए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है इसका, तो मैं इसे एक वेक्टर बना सकता हूं, इसे मैं एक वेक्टर लिख सकता हूं। और इसका वेक्टर क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओ ए वेक्टर बोल सकता हूं या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये बोल सकता हूं। तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो उस वेक्टर को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखते हैं। उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब मैं दो पॉइंट देता हूं, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो ये वेक्टर भी तुम्हें पता है, ये वेक्टर भी पता है। इसे मैं आर ए वेक्टर बोलूंगा, इसे आर बी बोलूंगा। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा हूं मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अंडरस्टूड है। तो आर ए कितना, x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप, सॉरी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। वैसे ही आर बी वैक्टर x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब मैं क्या लिखना चाहता हूं, ये वेक्टर मैं लिखना चाहता हूं। अगर पार्टिकल यहां से यहां चलकर आया है, वो कैसे भी चला हो, डायरेक्ट ऐसे चला हो या घूम करके ऐसे आया हो, डिस्प्लेसमेंट यही होगा। क्योंकि तुमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जहां से चलते हैं और जहां पहुंचते हैं उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी आया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूं, अभी मैं ए बी वैक्टर ही बोलता हूं। ए बी वैक्टर को मैं ऐसे बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वेक्टर लिखना आपने को। पोजीशन वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए।
ए बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं। अब मैं इसको पहले लिख देता हूं और ध्यान दो ए बी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ट्राइंगल लॉ से। ध्यान देना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, ट्राइंगल लॉ, हेड टेल मिला हुआ है। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। क्या मैं बोल सकता हूं, आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू आर बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या, आर बी माइनस आर ए को इधर ले आओ। ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको मैं यहां लिखा हूं, इसको यहां ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, आर बी माइनस आर ए, ट्राइंगल से लिखा हूं मैं, ये देख लो, आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू आर बी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ याद करो, शुरू में सिखाया था। तो यहां से ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा, आर बी माइनस आर ए। यहां से एक नया कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखे, आर बी ए को मैं आर बी माइनस आर ए लिख सकता हूं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आर बी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी with respect to A equal to position vector of B with respect to origin minus position vector of A with respect to origin. Position vector of B with respect to A equal to position vector of B minus position vector of A. किसके रिस्पेक्ट में, origin के रिस्पेक्ट में। ये A B वेक्टर ही तो है, A B वेक्टर ही तो है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, यानी दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। दिस माइनस दिस करूंगा तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यानी कि मैं यहां से RBA बोलूं या AB बोलूं, ये कितना होगा, RB माइनस RA, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ये ए बी वेक्टर बोलो या RBA वेक्टर बोलो, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो RBA का मैग्नीट्यूड बोलो या AB का मैग्नीट्यूड बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यही तो डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने अभी। तो दो पॉइंट अगर पता हो, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्लास में कुछ और करेंगे। अच्छा, एक बात करनी है मुझे, वेक्टर चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी मुझे बताने थे वो मैं बता चुका हूँ। इस संडे को छोड़ करके अगले संडे को तुम्हारा टेस्ट होगा वेक्टर का। तो उस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और ये दिखाना है कि तुम जो कर रहे हो या जो तुम सीख रहे हो बहुत अच्छे से सीख रहे हो। तो इस संडे को छोड़ करके अगले संडे को तुम्हें एक टेस्ट में बैठना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।